और अब आगे देखिए आज की बड़ी खबरें, खास बुलेटिन दिव्यांगों के लिए। भारत और चीन के बढ़ते दबाव के बीच चुशूल में भारत और चीन की सेना के बीच सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। पैंगोंग लेक के बाद चीन की सेना ने लद्दाख के चुमर इलाके में फिर घुसपैठ की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि 7 से 8 बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के साथ चेपुजी कैंप से चीन के सैनिकों ने एलएसी पार करने की कोशिश की थी, जिसके बाद फिर आज दोनों देशों की सेना के बीच बातचीत जारी है। लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच भारत ने अपने तमाम सरहदी इलाकों पर अलर्ट जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक भारत ने चीन सीमा के अलावा नेपाल और भूटान बॉर्डर पर भी सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आईटीबीपी और एसएसपी को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल, लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर आईटीबीपी को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। अलर्ट के बाद भारत, नेपाल, चीन ट्राई जंक्शन उत्तराखंड के कालापानी में एसएसपी और आईटीबीपी की सतर्कता काफी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा एसएसपी की कुछ कंपनियों को नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। ये कंपनियां पहले कश्मीर और दिल्ली में लगी हुई थीं। एलएसी पर चालबाज चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 48 घंटे के अंदर चीन ने एक बार फिर से भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। लद्दाख के चुमर इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। बताया जा रहा है कि 7 से 8 बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के साथ चेपुजी कैंप से चीन के सैनिकों ने एलएसी पार करने की कोशिश की थी, लेकिन पहले से ही अलर्ट भारतीय फौज ने चीनी सैनिकों के इन नापाक मंसूबों को एक बार फिर से नेस्तनाबूद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई विषयों पर मंथन किया गया, साथ ही कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाया गया है, जिसमें हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, अंग्रेजी भाषाएं शामिल रहेंगी। और वहीं आज कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को भी मंजूरी दी है, जो सरकारी अफसरों के काम को किस तरह बढ़िया किया जाए उसके तहत काम करेगी। बताया ये भी जा रहा है कि सरकार की ओर से अधिकारियों का स्किल बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है और इसके साथ ही 3 नए एमओयू को भी मंजूरी दी गई है। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही उस पर बवाल शुरू हो गया है। कोरोना संकट का हवाला देते हुए सरकार ने प्रश्नकाल को रद्द कर दिया है और साथ ही प्राइवेट मेंबर बिल के लिए किसी खास दिन का निर्धारण नहीं किया गया और शून्यकाल पर अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं, जिसे लेकर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। 14 सितंबर से शुरू होने वाला मानसून सत्र बिना किसी छुट्टी के 1 अक्टूबर तक चलेगा। सरकार की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक प्रश्नकाल को रद्द कर दिया गया है। प्रश्नकाल के रद्द होने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, ये तक कह दिया कि महामारी की आड़ में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लद्दाख में भारत और चीन के तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज मॉस्को के लिए रवाना हो गए हैं। राजनाथ सिंह ने ये 3 दिवसीय दौरा है उनका, और जहां पर उन्हें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि रक्षा मंत्री चीन के विदेश मंत्री से नहीं मिलेंगे। इससे पहले भी राजनाथ सिंह रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरे होने पर जश्न में शामिल हुए थे। कोरोना महामारी की वजह से 5 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो शुरू हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक के बाद एलजी ने भी मेट्रो की सेवा के लिए केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि कल दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के सफर के लिए एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत अब मेट्रो यात्रा के लिए फिलहाल टोकन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। स्टेशनों पर स्मार्ट कार्ड खरीदने की व्यवस्था की जाएगी और यात्री सिर्फ स्मार्ट कार्ड से ही यात्रा कर सकेंगे। बता दें कि दिल्ली मेट्रो सेवाएं 22 मार्च से बंद हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के करीब 12 घंटे बाद डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के बाद कफील ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और उसकी अवधि बढ़ाए जाने को गैर कानूनी करार दिया था। हाई कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा था कि एनएसए के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैर कानूनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि कफील खान का भाषण सरकार की नीतियों का विरोध या नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने वाला था। आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया था। कल यानी मंगलवार को
सोने की कीमतों में शानदार बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन आज बाजार खुलने के साथ ही सोने में गिरावट दर्ज की गई है। कल 51,502 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था सोना, और आज 53 रुपए की गिरावट के साथ 51,449 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला। यानी कि शुरुआती कारोबार में ही सोने में 192 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या आज 37 लाख के पार हो चुकी है और देश में अब तक 37,69,524 लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही पिछले 24 घंटे के भीतर पूरे देश भर में 78,357 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 62,146 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। संक्रमितों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 6 दिन में मौत की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। कोरोना संक्रमण के लिहाज से पूरे देश का सबसे प्रभावित शहर बन गया है पुणे, जहां 1,75,000 से ज्यादा संक्रमितों के साथ पुणे ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि पुणे एक समय में कोरोना संक्रमित शहरों में 5वें स्थान पर था, लेकिन महीने में यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 83,000 हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।